नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी तक हमने राजनीति क्या है, राजनीति सिद्धांत क्या है ये जाना। आगे अवधारणाओं को यानी कॉन्सेप्ट्स को समझने का समय है। उससे पहले मैं आपके सामने बीपीएससी 131 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत का परिचय, इस विषय के असाइनमेंट्स की चर्चा करने के लिए आया हूँ, विशेषकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। और ये असाइनमेंट्स जो होते हैं, उन असाइनमेंट्स को कैसे किया जाए और 2020-21 का जो असाइनमेंट है उसमें कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के अंदर हम क्या लिखें, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। पूरा देखने के बाद कमेंट्स में जाकर के लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसको भी लिखें, कोई शिकायत है उसको भी लिखें, सुझाव है उसको भी लिखें। और लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, कुछ और छात्रों का भला हो सकता है, तो वो भी करें। क्योंकि इग्नू में जो भी पढ़ता है, इग्नू में जो भी एडमिशन लेता है, एक तो उसके पास समय नहीं होता, दूसरा अब कोरोना काल में फिजिकल क्लासेस तो एकदम बंद है, ऑनलाइन क्लासेस की कोई व्यवस्था ठीक से है नहीं, और उसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा अन्य यूनिवर्सिटीज़ के अपेक्षा थोड़ा जटिल है। इसीलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज मैं बीपीएससी 131 के असाइनमेंट्स पर चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मेल आए। इसीलिए आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको लाइव क्लास देना, जो तभी संभव है जब अधिकतम सब्सक्रिप्शन होंगे, तभी उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो पूरा कर पाएंगे, तभी हम आपको लाइव क्लास दे सकते हैं। अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए मैं समझा देता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप स्वयं लिखें। अगर आपको लगता है कि समझ में तो आ गया लेकिन मैं नहीं लिख पाऊँगा किसी भी कारण से, तो आप ये जो नंबर मैंने दिया हुआ है 9315576981, इस पर व्हाट्सअप करें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर व्हाट्सअप नहीं करना चाहते तो समाख्या1@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इग्नू ने जो इतना अच्छा सुंदर तरीके से असाइनमेंट दिया है, यानी असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए। उसमें कहा गया है कि किस प्रकार से ये 100 नंबर का होगा और ये टोटल परसेंटेज का 30% होगा। इसका मतलब है कि 70% आपको परीक्षा में लिखना है, 70% का पेपर आपको परीक्षा में करना है, और 30% आपको यहीं पर यानी असाइनमेंट घर पर बैठ कर के करना है। और ये 30 में से 25 से 28% तक आप आराम से ला सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें समझाया गया है कि बीपीएससी 131 6 क्रेडिट का कोर्स है और 6 क्रेडिट के लिए 3 असाइनमेंट हैं। जिन कोर्सेज़ के 4 क्रेडिट होते हैं उनके लिए 2 असाइनमेंट ही बनाने होते हैं। इन 3 असाइनमेंट्स में पहला जो असाइनमेंट है वो व्याख्यात्मक है,
डिस्क्रिप्टिव है, यानी इसमें निबंधात्मक बड़े प्रश्न करने हैं 500 शब्दों के। दूसरा जो है वो 250 शब्दों के प्रश्नों का है। और तीसरा असाइनमेंट है वो 100 शब्दों का है। जो 100 शब्द के प्रश्न होते हैं उनको करना थोड़ा कठिन होता है। जितना बड़ा उत्तर लिखना होता है उतना आसान होता है, क्योंकि हम अगर थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते हैं तो प्रश्न का जो उत्तर है वो तो हम दे ही देते हैं। लेकिन जब छोटे उत्तर होते हैं, कम शब्दों में लिखना होता है, तो टू द पॉइंट लिखना होता है, केवल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो भी सटीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें डेट्स दी हुई हैं। सामान्यतः डेट्स 31 मार्च और 30 सितंबर रहती हैं, लेकिन कोरोना पीरियड के कारण से 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर दी हुई है। 30 अप्रैल को बढ़ा करके जुलाई सेशन 2020 जुलाई के सेशन के लिए उसको मई 31 कर दिया गया है। तो जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं वो 30 मई से पहले असाइनमेंट जमा कर दें। सभी सेंटर्स पर अपनी अपनी योजनाएं बनी हैं। अधिकांश सेंटर ऑनलाइन ही असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं, इसीलिए बिना देरी करे असाइनमेंट जमा कर दें। और जहां असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन फिजिकली आप जा कर के जमा कर सकते हैं। इस दौरान 30 मई तक, और अगर नहीं खुलता है तो कुछ और व्यवस्था वो अल्टरनेटिव देंगे, उस पर ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार से असाइनमेंट बनाना है, उसकी योजना क्या होना चाहिए, किस प्रकार का प्रश्न को कैसे लिखना है, उसका प्रेजेंटेशन एंड प्रस्तुतिकरण कैसा होगा, इस बारे में भी असाइनमेंट के साथ में लिख करके इग्नू देता है। और क्या चाहिए आप लोगों को। इन सब के बाद भी हम जो असाइनमेंट के प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको अगर स्वयं से बनाने हैं तो सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसका जो फर्स्ट असाइनमेंट है आपको करना कैसे है, पहले ब्लैंक पेज पर जो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम कोड, सत्रीय कार्य कोड, ये लिखना है। अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, स्टडी सेंटर इत्यादि भरना होता है। एक फॉर्मेट होता है, इग्नू ने दे रखा है, उसी फॉर्मेट में आपको फर्स्ट पेज बनाना है। उसके बाद इन प्रश्नों की बारी आती है। पहला असाइनमेंट है जिसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों निबंधात्मक हैं, 500 शब्दों में लिखने हैं, 20-20 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, एक राजनीतिक गतिविधि के रूप में राजनीति पर लेख लिखें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि राजनीति को ही समझना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम पूरा राजनीति विज्ञान पढ़ लेते हैं कई बार, और हम ये नहीं समझ पाते राजनीति है क्या और राजनीतिक गतिविधियाँ क्या क्या हैं। इन राजनीतिक गतिविधियों को समझने के लिए 3 दृष्टिकोण हैं मूलभूत। उन 3 दृष्टिकोण के आधार पर हम राजनीतिक गतिविधियों को समझते हैं राजनीति के संदर्भ में। पहला दृष्टिकोण उदारवादी, मार्क्सवादी और समुदायवादी। जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसकी मान्यता है कि राजनीति परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन है। इसका मतलब है कि मेरे और आपके विचार अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये कैसे मिलेंगे। एक कोई पॉइंट होगा जहाँ पे कुछ हम मानेंगे, कुछ आप मानेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। तो जो बीच का रास्ता है वही पॉलिटिक्स है, वही राजनीति है। परस्पर विरोधी हितों को सामंजस्य बिठा देता है। एकदम 2 विपरीत ध्रुव हैं, उनके बीच में सामंजस्य बिठा देता है, तो उसको हम
राजनीति कहते हैं। उदारवादी इस बात को मानते हैं। इनकी कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं, जैसे राजनीति समूहों की गतिविधि है, अर्थात विभिन्न व्यक्ति विभिन्न विभिन्न समूहों के सदस्य होते हैं और अलग अलग समूह, चाहे वो समूह जाति के आधार पर बनता है, कार्य के आधार पर बनता है, धर्म के आधार पर भी बनते हैं, अलग अलग प्रकार के समूह बनते समाज में होते हैं और उन समूह को ही हित समूह कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। और एक समूह का हो सकता है दूसरे समूह के साथ इंटरेस्ट क्लैश करता हो, एक दूसरे के हित जो है विरोधाभासी हों, तो उन दोनों के हितों को ठीक तरीके से तालमेल बिठाने के लिए जो गतिविधि होती है उसको राजनीति कहते हैं। और ये काम कौन करते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दल करते हैं, अन्यथा कोई राजनेता करता है अनेक अनेक शासन पद्धतियों में। राजनीति में आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है। आधिकारिक सत्ता यानी अथॉरिटी, जिसको कहेंगे आप, लीगल पावर, लीगल अथॉरिटी, जिसमें लीगल अथॉरिटी से क्या होता है? लीगल अथॉरिटी से होता है कि कोई भी समूह है, किसी भी विचार के लोग हैं, उनको वो बात माननी होती है, बाध्य होता है, क्योंकि कानून सब पर लागू है और सब ने मिलकर के उस कानून को मान्यता दी है। वहीं राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देने का साधन है, ऐसा उदारवादी मानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं, वो राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो राजनीति के रूप में काम करती हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि राजनीति केवल और केवल वर्ग संघर्ष का क्षेत्र है। अब वर्ग क्या है आप सब जानते हैं। मार्क्सवादी समाज में दो प्रकार के वर्गों को लेकर के चलता है, एक जो जिसके पास सब कुछ है, एक जिसके पास कुछ नहीं है, हैव्स और हैव नॉट, यानी जो सत्ता में है, जो शोषक है, दूसरा जो सत्ता में नहीं है, जो शासित है या जो शोषित है। और ये इसको वो इतिहास से जोड़ता है। बोले इतिहास में यानी प्राचीन काल से लेकर के आज तक दो वर्ग ही रहे हैं समाज के, एक वो वर्ग जिसके हाथ में सत्ता रहती है या जिसके हाथ में संसाधन रहते हैं, और दूसरा जिसके हाथ में संसाधन नहीं रहते हैं। तो इसीलिए राजनीति को आर्थिक हितों की प्रधानता वाला मानता है और वर्ग प्रभुत्व का साधन मानता है। वो कहता है कि किसी न किसी प्रकार से जो सत्ता में है वो अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। तो ये कैसे समाप्त होगा? वर्ग संघर्ष से। और वर्ग संघर्ष माने जो शोषित है या जो जिसके पास संसाधन नहीं है वो क्रांति करेंगे। क्रांति किसके ऊपर करेंगे? जिनके पास संसाधन है, चाहे वो पूंजीपति कहते हों या जिनके पास शासन व्यवस्था जिनके हाथों में है। और जो ये संघर्ष कैसा होगा? खूनी संघर्ष होगा। और उसके बाद जो है राज्य रूपी संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी अपने अपने तरीके से चीज़ों को देखेंगे, रखेंगे और मानेंगे, जहाँ एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी। तो ये सब चीज़ें मार्क्स कहता है और मार्क्स का राजनीतिक चिंतन कहता है। राजनीतिक गतिविधि के रूप में जब हम समुदायवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, यहाँ पर व्यक्ति को समुदाय का एक अंग माना जाता है और राजनीति को सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है। यहाँ पे कॉमन गुड की बात होती है, सामान्य हित का साधन माना जाता है। वहाँ हितों का सामंजस्य होता है, दो परस्पर विरोधी हितों का उदारवाद में। मार्क्सवाद में दो
हितों का संघर्ष होता है, यानी हम कह सकते हैं दो विरोधी विचारों का संघर्ष होता है या दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, वहीं समुदायवाद के बीच में सामान्य हित की बात करता है। कैसे कहते हैं, व्यक्ति समुदाय में रहता है, अकेला नहीं रहता है। तो जब समुदाय का हित होगा, सबका हित होगा, तो उसमें व्यक्ति का हित अपने आप हो जाएगा, उसका भला अपने आप हो जाएगा। राजनीति का जो क्षेत्र है वो सहयोग का क्षेत्र है, संघर्ष का नहीं है। राजनीति सामान्य हित की सिद्धि का साधन है। वो मानते हैं कि व्यक्ति की सारी क्षमताएं जो होती हैं वो समाज के द्वारा दी गई होती हैं। जो कुछ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है वो समाज के द्वारा प्राप्त कर रहा होता है। इसीलिए राजनीति को सामान्य हित की सिद्धि का साधन मानना चाहिए। तो इस 3 दृष्टिकोण के आधार पर हम राजनीतिक गतिविधि के रूप में राजनीति को देखते हैं। निष्कर्ष में हम इसमें लिख सकते हैं कि अरस्तू का जो विचार था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और ये राजनीतिक प्राणी इसलिए है क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में या जीवन के प्रत्येक भाग में व्यक्ति राजनीति से जुड़ा होता है। इसलिए इसका क्षेत्र और महत्व दोनों व्यापक है, और इस सभी दृष्टिकोणों में ध्यान रखकर राजनीति को कुल मिलाकर के समस्याओं के समाधान के रूप में देखना चाहिए। पहला प्रश्न ये पूरा होता है। यहाँ पर हम निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार के लिख करके हम इसको समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य संबंधित शब्दों के अंतर संबंधों की जांच कीजिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंतर संबंध कौन कौन से शब्द हैं जिनके बीच में हम अंतर संबंध स्थापित करने। अन्य संबंधित शब्द, अन्य संबंधित शब्द मतलब जिनको राजनीति सिद्धांत के पर्यायवाची के रूप में भी कई बार देखा जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान ही अपने आप में राजनीति सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक विचार है, राजनीतिक विचारधारा है। मुख्य रूप से 4 शब्द जो हैं वो राजनीतिक सिद्धांत के पर्यायवाची के रूप में देखते हैं, अंतर संबंधित हैं। कई बार इनका एक दूसरे के रूप में प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन इसमें मूलभूत कुछ अंतर है। जैसे राजनीति विज्ञान क्या करता है, राजनीति और राजनीतिक व्यवहार के बारे में एक सामान्यीकरण करता है, एक जनरलाइज फॉर्म देता है और उसमें कानून बनाने का प्रयास करता है, और उस कानून के तहत लोगों को चलने की अपेक्षा करता है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जो घटनाएं हुई हैं या राजनीतिक संस्थाएं हैं और जो वास्तविक राजनीतिक व्यवहार है उन पर दार्शनिक नैतिक मानदंड को दर्शाता है। राजनीतिक सिद्धांत में एक परपेचुअल नॉलेज होती है जिसको कहते हैं शाश्वत ज्ञान, उसकी उत्कृष्टता शामिल होती है। यह किसी संस्कृति, संस्थान, समय या लोगों की विरासत नहीं बल्कि पूरी मानव जाति संबंधित होती है। इसका मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत सभी जगह के लिए लागू होता है। राजनीति विज्ञान के अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था, व्यवहार, क्रियाएं, शक्ति, प्रभाव, सार्वजनिक सहमति, सामान्य मत का अध्ययन, ये सब होता है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इवैल्यूएशन। इसको हम कह सकते हैं वर्णन, व्याख्या और मूल्यांकन। उसके साथ साथ विश्लेषण, विवरण, स्पष्टीकरण और आलोचना भी राजनीतिक सिद्धांत में किसी भी राजनीतिक घटना की होती है। उनके लिए विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की आपूर्ति करता है राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीति विज्ञान में जाकर के मिल जाता है, समाविष्ट हो जाता है। यानी राजनीति विज्ञान के एक भाग के रूप में राजनीतिक सिद्धांत अपने आप को स्थापित कर लेता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत एक स्पेसिफिक एरिया है, क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है जहाँ विशेषज्ञता शामिल होती है। वही राजनीति विज्ञान जो है वो व्यापक है, उसमें सब कुछ शामिल होता है। वही राजनीतिक दर्शन की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दर्शन और में क्या होना चाहिए इस पर चर्चा होती है। जैसे न्याय क्या है,
लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, इन मुद्दों से जुड़ा होता है। वहीं आदर्श राजनीति सिद्धांत का एक भाग है, राजनीति दर्शन जो है आदर्श राजनीति सिद्धांत की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका एक भाग होता है। ये जो कई सारी अवधारणाएं होती हैं, कई सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, लोकतंत्र, इन कंसेप्ट्स के बीच में अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है राजनीतिक दर्शन। इसीलिए एक राजनीतिक दार्शनिक को हम सिद्धांतवादी कह सकते हैं, या एक राजनीतिक दार्शनिक जो होता है वो सिद्धांतवादी होता ही होता है, जबकि हर एक सिद्धांतवादी राजनीतिक दार्शनिक नहीं होता। यदि राजनीतिक दर्शन जो सिद्धांत और अवधारणा है उनके बीच के संघर्ष को हल करने का प्रयास करता है, और वो समाज में स्वीकार्य होता है। अगली हम बात करें राजनीतिक विचार की। विचार यानी थॉट। तो थॉट जो है वो बहुत ही इसको कहेंगे हम कि अल्पकालिक अवधारणा है। कोई घटना घटी और उसके तुरंत बाद हमारे मन में कोई विचार आया, उसको हम थॉट कहते हैं। और एक समुदाय विशेष का, जैसे उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में बंगाल में चुनाव हुए, तो बंगाल के चुनाव के नतीजों के साथ में जो हमारे मन में थॉट आया कि भाई एक पार्टी विशेष किस प्रकार से जीती, वहीं उसके जीत के साथ जो घटना चक्र वहाँ हुआ तो एकदम से दूसरा थॉट भी हमारे मन में आया। तो ये थॉट जो है एक तात्कालिक या कहें प्रतिक्रियात्मक गतिविधि है। फिर वो थॉट अगर स्थायी रूप धारण कर लेता है तो विचार वो है विचारधारा बन जाता है। और जब विचारधारा को अगर हम सैद्धांतिक रूप प्रदान करते हैं तो वो सिद्धांत बन जाता है। अगर उस विचारधारा में हम कॉमन गुड की बात करते हैं, सबके हितों की बात करते हैं और एक आदर्श स्थिति की बात करते हैं, तो वो राजनीतिक दर्शन बन जाता है। ये सभी भाग तो राजनीति विज्ञान के ही हैं। तो इस प्रकार हम राजनीतिक विचार को हम समझ सकते हैं, राजनीतिक विचार को हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विचारधारा की। जैसे मैंने कहा विचार के बाद जब वो व्यवस्थित रूप धारण कर लेती है तो वो विचारधारा बन जाती है, और वो उसके जब विचारधारा के विस्तृत कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रमों को वो व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के बाद उनका सिद्धांतीकरण करने का प्रयास किया जाता है, और इसी में जॉन लॉक को विचारधाराओं का जनक भी माना जाता है। इसलिए कहते हैं सभी राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक दर्शन होती हैं, जबकि सभी राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विचारधारा नहीं होते हैं। समझ आ रही है? यानी जो राजनीतिक विचारधारा है वो किसी न किसी दर्शन, यानी वो व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है कि हम बेस्ट कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी विचारधारा के लोग, जिनको हम वामपंथी कहते हैं, माओवादी कहते हैं, या फिर मार्क्सवादी कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, साम्यवादी कहते हैं, वो मानते हैं कि हम समाज का भला साम्यवादी व्यवस्था के तहत ही कर सकते हैं और हमें ऐसा चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए। उनके मन में भी एक आदर्श समाज की कल्पना है, आदर्श राज्य की कल्पना है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे वर्ग हैं, दूसरे विचारधारा के लोग हैं, और वो लोग अपने तरीके से सोचते हैं कि यही एक तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे समाज का सर्वाधिक भला होगा। तो अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं चाहिए होता है। इसीलिए राजनीतिक दर्शन जो है वो हर एक विचारधारा क्या होती है, एक राजनीतिक दर्शन होती है, लेकिन हर एक दर्शन राजनीतिक विचारधारा नहीं होती। ठीक है, कोई राजनीतिक विचारधाराओं के लिए एक पूरा समूह चाहिए जिसको मानने वाले लोग हों। आगे हम बढ़ते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उदासीन होता है, यानी उसमें
एक्चुअल में क्या है इस पर जोर दिया जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। न्यूट्रल होता है, किसी के पक्ष की या विपक्ष की बात नहीं करता, जो है सो उसकी बात करता है। वहीं विचारधारा एक निश्चित पक्ष की बात करती है। अगर हम इसको निष्कर्ष लिखेंगे इसका, तो हम लिख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत और अन्य संबंधित शब्द भले ही परिभाषा या कार्यप्रणाली में अलग अलग हों, भिन्न हों, लेकिन सभी मिलकर क्या करते हैं, राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में करते हैं या मजबूती प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो असाइनमेंट दूसरा है, जिसमें 3 प्रश्न हैं 250 शब्दों के, हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इज़ाया बर्लिन की, इज़ाया बर्लिन के स्वतंत्रता के 2 सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, द 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो इज़ाया बर्लिन की 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नामक पुस्तक आई थी 1958 में, 1958 में, जिसमें स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक और सकारात्मक धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था। बर्लिन ने कहा कि स्वतंत्रता संबंधी जो नकारात्मक धारणा है वो उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसको बिना दूसरों के हस्तक्षेप के काम करने की छूट दी जाती है, यानी अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, यानी हस्तक्षेप का अभाव या नियंत्रण का अभाव, हम जिसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, उसका अभाव, यानी जहाँ कोई रोक टोक नहीं हो, ऐसा माहौल या ऐसा वातावरण या ऐसी धारणा, वो क्या कहलाती है, नकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरी ओर सकारात्मक जो स्वतंत्रता की धारणा है या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो वो नियंत्रण हस्तक्षेप के स्रोत से संबंध है, जिसमें व्यक्ति के विकास की बात होती है, जिसमें स्वतंत्रता उसी को, जिसको हम सकारात्मक भेदभाव भी कहते हैं। जैसे स्वतंत्र तो है व्यक्ति, लेकिन अब ऐसी स्वतंत्रता क्या काम की जिसमें वो अपना पेट नहीं भर सकता। तो इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता में बर्लिन कहते हैं कि यह स्वप्रभुत्व के रूप में आज़ादी की व्याख्या करती है। स्वप्रभुत्व यानी उसके अपने ऊपर उसका अधिकार हो, जिसमें उच्च और निम्न यानी हाई और लो पर्सनैलिटी की बात होती है। और हाई और लो पर्सनैलिटी में अंतर करता है वो, जो लो पर्सनैलिटी है वो तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करती है, तात्कालिक, तुरंत, यानी ऐसा कोई काम मिल जाए कि अभी शाम तक 5,000 रुपये कमा लिए जाए, या शाम तक 500, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये हो जाए। एक दीर्घकालीन होती है, जिसमें उदाहरण के लिए बता रहे हैं, कोई एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं है। व्यक्ति मेहनत करता है एक अच्छे पोजीशन को हासिल करने के लिए, जहाँ उसको एक बड़ी कमाई मिलती है। तो ये क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, जिसमें इच्छाएं भी एक लेवल से बड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ जो निम्न व्यक्तित्व है, जिसको हम लोअर पर्सनैलिटी कहते हैं, उसमें इच्छाएं छोटी छोटी होती हैं, तो ये इनके बड़े लक्ष्य नहीं होते हैं। इसीलिए बर्लिन कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो या नियंत्रण का अभाव हो, वो उस स्थिति में स्वतंत्र तो हो सकता है, लेकिन वो जो छोटी छोटी लालसा हैं, लालच हैं, उनका वो दास ही रहता है, या जो बुराइयां उनका दास है, जैसे नशाखोरी है, जुआखोरी है, चोरी है, इन सब का वो दास बन जाता है। वो एक तरह से स्वतंत्र नहीं कहलाएगा, वो परतंत्र ही, गुलाम ही कहलाएगा। इसीलिए बर्लिन जो है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि अगर व्यक्ति एक बड़े लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा होता है।
और जब वो छोटे छोटे लक्ष्यों से प्रेरित हो रहा होता है तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा होता है। इसीलिए वो अंत में कहते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो अन्य जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, जैसे समानता है, अधिकार है, न्याय है, उन सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण है सकारात्मक स्वतंत्रता, जो व्यक्ति को क्या उपलब्ध कराती है, एक उच्च व्यक्तित्व प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता के भी अलग अलग अवधारणाएं जो है उसको मानने वालों की हैं, जिसमें इसके जो मूल हम कह सकते हैं कि अवसर की समानता को कैसे परिभाषित करना है, तो हम कह सकते हैं उन सभी अवरोधों को दूर करना, यानी ऑब्स्टेकल्स जितने भी हैं उन रुकावटों को दूर करना जो व्यक्तिगत विकास में बाधा डालती हैं, वही अवसर की समानता कहलाती है। इसका अर्थ हुआ कि पेशा या व्यवसाय प्रतिभावान व्यक्ति के लिए खुले होने चाहिए और पदोन्नतियाँ जो हैं वो योग्यताओं पर आधारित होनी चाहिए। प्रमोशन से उन्नतियाँ हैं, प्रगति जो है योग्यता। अगर आप जिसको हम कह सकते हैं बाधाएं, अवरोध हट जाएं, तो जिस मान लो एक दौड़ है और दौड़ हो रही है जिसमें सबको एक लाइन पर खड़ा कर दिया और लाइन में खड़ा कर दौड़ो, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तो इसमें अवसर की समानता है, सबको बराबर लाइन पर खड़ा किया गया है, लेकिन सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं और उन क्षमताओं के आधार पर ही व्यक्ति के परिणाम निकलते हैं। तो अवसर की समानता में परिणामों की चिंता नहीं होती है, चिंता केवल इसकी होती है कि सबको अवसर समान मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो अवसर की समानता है, जिसका आज जो है उपयोग करते हैं सभी राज्य, वो ज़्यादातर राज्य या उदारवादी राज्य वो वही हैं जो कहते हैं कि अवसर आप सबको बराबर दे दो, फिर जिसको जहाँ पहुँचना होगा, जिसकी जो नियति होगी या जो जैसा परिश्रम करेगा वो वैसा पहुँच जाएगा। लेकिन इसकी आलोचना हुई है। इसमें एक बात कही गई है कि एक विशिष्ट सामाजिक पक्षपात होता है इसमें। अब मान लो कि आपने कोई परीक्षा ली और वो प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें सबसे अच्छा जो करके आएगा वो पेपर में पास होगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जीवन भर संकट में पढ़ाई की, उसको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, वो जैसे तैसे करके अपनी जीवन यापन कर पाया और फिर वो जा कर के ग्रेजुएशन किया या जो संबंधित पोस्ट के लिए जो परीक्षा ली जा रही है, जो उसकी योग्यता है मिनिमम, वो पूरी कर पाया, और फिर उसको जो सब सुविधा संपन्न व्यक्ति के साथ में उसको प्रतियोगिता कराई जाए तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। तो सामाजिक पक्षपात हो जाता है। दूसरी तरफ इनकी आलोचना में कहा जाता है कि प्रकृति और परंपरा के बीच जो भेद है, ये लोग बात करते हैं कि जो प्रकृति आधारित असमानता है हम उसकी बात नहीं करते हैं, वो तो रहेगी। कोई किसी का कद छोटा है, किसी का कद बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये प्रकृति प्रदत्त असमानता है। लेकिन जो परंपराओं के द्वारा असमानता पैदा हुई है, जैसे जाति के आधार पर हुई है या समाज में अन्य गरीबी अमीरी के आधार पर हुई है, या यूरोपीय देशों में जो है नस्ल रंग के आधार पर जो अलग अलग समानता, परंपरा के आधार पर असमानता पैदा हुई है, उसमें भेद करना होगा। तो जो लोग आलोचना करते हैं वो कहते हैं प्रकृति और परंपरा के बीच उतना भेद नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जैसा बनाया वैसी परंपरा भी उसी प्रकार से बन गई, ऐसा उनका तर्क है। तो उतना भेद नहीं है। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है अवसर की समानता से, इस प्रकार के अवसर की समानता से कि व्यक्ति अपने आप को समुदाय का भाग ना मान करके, यानी अगर मैं नहीं जीत पाया तो कोई हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, कोई हमारी जगह कोई और ले लेगा।
तो हमारा जीवन तो कष्ट में जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास रहता है, सब ऊपर उठने का सबका प्रयास नहीं होता, सब साथ चलने का प्रयास नहीं होता है। तो प्रतिस्पर्धा की भावना सामुदायिक अनुभूति से दूर कर देती है व्यक्ति को, इसलिए ये ठीक नहीं है। चौथी बात जो आलोचना करते हुए कहते हैं लोग, वो ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया पूरे अवसर की समानता की अवधारणा है वो प्रक्रिया पर आधारित है और परिणामों से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते परिणाम कैसे भी आए वो उसकी नियति है, उसका भाग्य है या उसकी मेहनत है, उसका परिश्रम है, जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, लेकिन हमारी प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। यानी एक जैसे सबको एक ही प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, और उस एक जैसे प्लेइंग फील्ड के चक्कर में हो सकता है कि एट ए टाइम किसी को ऐसी समस्या आ गई, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है कि आपकी प्रक्रिया तो एक जैसी है, जो परिणाम उनके एकदम अलग आएंगे। इसके निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि समतावादी ऐसा प्रयास करेंगे जिसमें सामाजिक परिस्थितियाँ जो भी हों, लेकिन सभी व्यक्तियों को सार्थक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करेगी। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, और ये दूसरे असाइनमेंट का तीसरा है। 2.5 शब्दों में इसको भी लिखना। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। जॉन रॉल्स की एक पुस्तक आई थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत उसने जो न्याय है उस न्याय को समाज में पाए जाने वाले अन्य गुणों, चाहे वो स्वतंत्रता, समानता, अन्य चीज़ें हों, उनसे ज़्यादा अच्छा माना है। उनका न्याय की समस्या है कि मूलभूत चीज़ें हैं जो प्राइमरी नीड्स हैं या प्राइमरी गुड्स हैं, उनके न्यायपूर्ण वितरण की सबसे बड़ी समस्या रहती है। अगली बात रॉल्स करते हैं कि जो व्यक्ति को एक ऐसे कंडीशनिंग की जाए उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, जब उसको लगे कि भाई अब यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, अधिकतम किस प्रकार से हम चीज़ों को देखेंगे, तो व्यक्ति नैतिकता के आधार पर अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। वहीं वो समान स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात करता है, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो, ये न्याय का मूलभूत नियम हो। भेदमूलक सिद्धांत की बात करते हैं। भेदमूलक सिद्धांत का मतलब है जो विषमता है समाज में, उसमें जो सबसे नीचे हीनतम स्थिति है, जिनकी सबसे बुरी स्थिति है, ऐसे लोगों को अधिकतम लाभ हो। और अवसर की उचित समानता का लाभ, अवसर की उचित समानता का लाभ, अवसर की समानता नहीं, यह अवसर की उचित समानता, यानी अवसर के ऐसे अवसर प्रदान करना जिनको कहीं ना कहीं अगर परंपरागत तरीके से पीछे रह गए हैं किसी कारण से, तो उनको भी बराबर पर ला करके फिर अवसर दिया जाए। इसीलिए इन सिद्धांतों को इसी प्रकार से पहले समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत, अवसर की जो समानता का सिद्धांत, इस प्रकार से ही लागू करना चाहिए। वहीं इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको कहते हैं उपयोगितावादी विचारधारा, का खंडन किया है। इसमें लोग कहते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। अब जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्ग, चाहे वो 1% 2% ही क्यों ना हो, तो उसको दुख प्राप्त होता है, उसको दुख होता है। दुख होता का मतलब है वो कहीं ना कहीं कष्ट में जाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। वो कितना पीछे जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं लगाता है उपयोगितावादी। इसलिए रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाने का प्रयत्न करते हैं। और इनके निष्कर्ष में हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि रॉल्स ने सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने की जो न्याय की प्रक्रिया की है, उसको सुदृढ़ करना आवश्यक है। न्याय की प्रक्रिया निर्धारित करते समय सामाजिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो ये अपना दूसरा भाग पूरा होता है, या दूसरा असाइनमेंट, जिसमें 3 प्रश्न हैं 250 से। अगले 100 शब्दों के जो प्रश्न हैं उनको हमें करना है अधिकार की प्रकृति। अब अधिकार की प्रकृति अब 100 शब्दों में लिखना बड़ा, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा आपके पास है, तो टू द पॉइंट लिखिए
कि कोई अगर विचारक है तो वो विचारक क्या कहता है। जैसे बोसांको ने कहा कि अधिकार व्यक्ति का एक ऐसा दावा है जिसे समाज द्वारा मान्यता दी जाती है, राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो इसमें सब कुछ समाहित हो गया। समाज के द्वारा जो मान्य चीज़ें हैं वही अधिकार के अंतर्गत आएंगी और राज्य इनको लागू करे। इसी राज्य द्वारा सुनिश्चित की गई गारंटी दी गई परिस्थितियां ही अधिकार हैं। राज्य द्वारा सुनिश्चित की गई और गारंटी दी गई परिस्थितियां क्या हैं? अधिकार हैं। अधिकार की प्रकृति कैसी होती है? नेचर ऑफ राइट्स। अधिकार किसी भी समाज की उचित और न्याय संगत सामान्य व्यवस्था का परिणाम है। अधिकारों के दो स्रोत होते हैं, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और दूसरा राज्य तथा उसके कानून। अधिकारों का उपभोग समाज कल्याण के कुछ मौलिक नियमों के पालन की मांग करता है। अधिकार परिवर्तनशील होते हैं। आज से कुछ सालों पहले कुछ अधिकार नहीं थे, अब वो अधिकार हो गए। आगे चल के हो सकता है जो अधिकार हैं वो कुछ हट जाएं, कुछ में नए अधिकार जुड़ जाएं। तो अधिकारों कैसे होते हैं? परिवर्तनशील, चेंजेबल होते हैं। अधिकार अधिकतर समय और परिस्थितियों में से सीमित होते हैं। इनकी लिमिटेशंस होती हैं, समय और परिस्थितियाँ। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र न्यूनतम और वास्तविक आयाम यानी मिनिमम एंड सब्सटेंशियल डायमेंशन किसका? लोकतंत्र का। तो इसमें कहा गया है कि जो न्यूनतम आयाम जो मानने वाले हैं वो बात करते हैं लोकतंत्र प्राप्ति की प्रक्रिया या साधनों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि जो सब्सटेंशियल वाले हैं, अधिकतम वाले हैं, वो उनके लक्ष्य यानी साध्य पर ध्यान देते हैं, उद्देश्य पर ध्यान देते हैं लोकतंत्र के। वो वास्तविक लोकतंत्र है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं नागरिक समाज की। नागरिक समाज सिविल सोसाइटी जिसके जो राज्य के समानांतर चलता है, राज्य यानी शासन के समानांतर चलता है। यह नागरिकों और शासन के बीच की कड़ी हम जिसको कह सकते हैं, ये नागरिक समाज है। जो नागरिक समाज कई बार अलग अलग रूप में एक दबाव समूह का भी काम करता है और समाज की इच्छा को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की पॉलिसीज़ को, नीतियों को समाज तक पहुंचाने का काम नागरिक समाज करता है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव और सरकार पर और समाज दोनों पर रहता है। जिसमें नागरिक समाज हम कह सकते हैं जिसमें प्रबुद्ध नागरिक जन या जागरूक नागरिक जो हैं वो इसमें भागीदार होते हैं। अगला है लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि का अंतर संबंध। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लोकतंत्र के दो प्रकार से हम इसका कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कहते हैं कि लोकतंत्र है तभी आर्थिक समृद्धि आएगी, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक समृद्धि ही लोकतंत्र की गारंटी होती है, क्योंकि इसमें विचारक हुए हैं या रिसर्चर हुए हैं एडम प्रेजेवर्स्की और लिमोंगी, इन्होंने 40 सालों का विश्लेषण किया है। उस 40 सालों के विश्लेषण के आधार 1950 से लेकर के 1991 तक 40-41 साल का जो विश्लेषण है उसके आधार पर कहा गया है कि जहाँ लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, क्षमा करें, जहाँ अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी वहाँ पर लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा और स्थायी होगा। और दूसरे विचार जो कहते हैं जो लोकतंत्र ही आर्थिक समृद्धि का आधार है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ समाज में लड़ाई झगड़े दंगे कम होते हैं और शांति की स्थिति में अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है। समझ गए होंगे। अंतिम प्रश्न जो है वो सेंसरशिप का है। सेंसरशिप, इनको कई जगह नियंत्रण लिखा होता है, जिसमें सेंसर शब्द की उत्पत्ति हम बता सकते हैं कि इसके रोम में जो सेंसर कार्यालय था वहाँ से हुई 443 BC में, जिसका उद्देश्य था लोगों को नैतिक और धार्मिक शुद्धता को बनाए रखना है, उनको विनियमित करना, रेगुलेट करना। तो कुल मिला के यह सेंसरशिप जो होती है वो समाज में जो भी विचार प्रसारित हो रहे हैं सार्वजनिक संचारों के सूचनाओं के माध्यम से या अन्य माध्यम से, उन पर अंकुश लगाना, क्योंकि वो विचार समाज की दृष्टि में वो ठीक नहीं है। कई जगह अलग अलग देशों में या अलग अलग समाज में अलग अलग चीज़ों पर सेंसरशिप की जाती है, क्योंकि वो समाज उस चीज़ को स्वीकार कर रहा है या नहीं।
इसीलिए समाज की अस्वीकार्यता ही सेंसरशिप का मुख्य आधार हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा एक बड़ा लंबा वीडियो हो गया है 44 सेकंड का, लेकिन आपको 10 प्रश्न, इसमें तीनों असाइनमेंट्स की डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। और मैं अपेक्षा करूँगा अगर आप खुद से लिखें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको मैंने शुरुआत में दिया है अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर व्हाट्सएप करके आप असाइनमेंट PDF और में मंगा सकते हैं। धन्यवाद।